नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है पिस्टाइन क्लासेस पर। आज हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम आप देख सकते हो कि ये 2025 का पेपर है। 2025 में किस तरह के आपके प्रश्न आए थे। ये है सेक्शन नेम 220 कोड है और संस्कृत है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे प्रश्न बने हैं और क्या इसका राइट आंसर होगा और किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वो हम देखेंगे। फटाफट एक एक क्वेश्चन को हम करते हुए चलते हैं। इसमें एक गद्यांश है और गद्यांश आधारित आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसे ध्यान रखना। ये पहला आपका गद्यांश है। ये कहा है निम्नलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि चुनित। एक बार हम इस अनुच्छेद को यानी इस गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है बाल गंगाधर तिलकः विधि शास्त्रस्य LLB अध्ययनं कृतवान्। यदा तदीयम् अध्ययनं समाप्तं तदा कश्चन सुहृत् तम् अपृच्छत्, तिलक भवान् अग्रे कुत्र न्यायवादी वृत्तिं करिष्यति इति। अहम न्यायवादी वृत्ति न करिष्यामि। यानी इसका अगर हिंदी अर्थ में आपको बताऊं तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो विधि शास्त्र में LLB अध्ययन वो किए। उसके बाद उन्होंने अध्ययन समाप्त किया। तब उनके जो उनका एक खास मित्र था, कश्चन सुहृत् तत् अपृच्छत्, उनका जो मित्र था वो उनसे पूछा, तिलक भवान अग्रे कुत्र न्यायवादी वृत्तिम करिष्यति। यानी हे तिलक, क्या तुम आगे चलकर ये यानी वकील बनोगे, वकील वाला कार्य करोगे। तो कहते हैं, जो तिलक हैं कहते हैं, अहम न्यायवादी वृत्तिम न करिष्यामि। कहते हैं कि हम नहीं करेंगे ये वकालत हम नहीं करेंगे। कहते हैं प्रतिदिनम प्रतिपदम असत्यम वक्तव्यम भवति तस्या वृत्त्यो। कह रहे हैं इस वृत्ति में प्रतिदिन और प्रत्येक शब्द कैसा होता है, असत्य होता है, झूठ बोलना पड़ता है। असत्यम एव समर्थनीयम भविष्यति अपि तत्र एत सर्वम मह्यम न रोचते। कहते हैं यहाँ पर हमेशा क्या करना होता है, असत्य का समर्थन करना होता है। इसलिए भविष्य में करना होगा। इसलिए हम ऐसी जो वृत्ति है, एतत् सर्वम मह्यम न रोचते, ये सब चीजें हमें रोचते यानी हमें अच्छा नहीं लगता है। एवं तरही किम सर्वकार्यम उद्योगम करिष्यति भवान। फिर उनका जो मित्र है वो कहता है, क्या फिर आप उद्योग करोगे यानी आप बिजनेस करोगे। कहते हैं नैव तदपि न करिष्यामि। कहते हैं कह रहे हैं तिलक जी कि मैं वो भी नहीं करूंगा। सर्वकालस्य दक्षता मह्यम न रोचते। फिर आगे कहते हैं एवं तरहि किम क्रियते भवता। तो जो उनका मित्र है वो कहता है फिर आगे क्या करोगे तिलक से। फिर कहते हैं तिलक तद विषय चिंतयन अस्मि। कह रहे हैं कि इस विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं। ये तिलक कहते हैं। अचिरात एव भवान ज्ञास्यति अहम किम कुर्याम इति अवदत् बाल गंगाधर तिलकः। ततः अचिरात एव तेन मित्रेण ज्ञात यत् तिलकः कस्मिंश्चित् विद्यालये अध्यापक वृत्ति आरब्धवान् इति। तदीयं मासिकं वेतनम आसीत् 3 रूपकाणि। यानी फिर पता चला कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं, और उसमें उनको महीने का कितना रुपया मिल रहा है, महीने का जो वेतन है वो 3 रुपया मिल रहा है। तो ये पूरा गद्यांश था। अब इसके आधार पर कैसे प्रश्न बन रहा है वो आप यहाँ पर देखो। इसमें है बाल गंगाधर तिलकः किम वृत्तिम न कर्तुम इच्छामि अस्म। तो आपने गद्यांश में ही देखा था कि बाल गंगाधर कैसे वृत्ति कैसा कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो क्या वो अध्यापक वृत्ति नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल, अध्यापक तो लास्ट में बनते हैं और यही कार्य करते हैं। पर क्या नहीं करना चाहते हैं? तो न्यायवादी वृत्ति यानी जो न्यायवादी वृत्ति है वो नहीं करना चाहते हैं गद्यांश के आधार पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न जो आया है यहाँ पर, फिर इसी गद्यांश के आधार पर आपको बताना है। इसमें पूछा है सर्व कार्यस्य दक्षता मह्यम न रोचते इत्यत्र किम क्रियापदम। इसमें आपका क्रियापद पूछा है। तो इसमें जो क्रियापद है ना वो है आपका रोचते। ठीक है, क्या है रोचते, यही क्रियापद है, इसे आप ध्यान रखना। रुच धातु से बनता है रोचते, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न जो है यह अचिरात एव भवान ज्ञास्यति
इत्यत्र किम कर्तिपदम, यहाँ पर पूछा है कर्तिपद। कर्तिपद का मतलब होता है कर्ता, कर्ता क्या है, तो ज्ञास्यति भवान एव अचिरात, तो इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें जो कर्ता है भवान, ठीक है, इसमें कर्ता क्या है, भवान है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर होगा बी। ये ध्यान रखना, जैसा जो कर्ता रहता है, कर्ता के अनुसार ही हमारी क्या होती है, क्रिया। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो यहाँ पर जो क्रिया भी है वो क्या है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जब हम कारक पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है। आगे चलिए, जो आपका यहाँ पर टॉपिक है, जैसे कि हमने आपको सिलेबस कराया है, सिलेबस आपने देखा होगा, तो उसमें आपका क्या है, सबसे लास्ट में आपसे क्या पूछा है, इस सिलेबस भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है ना कर्तृपद चयन, और फिर ये आपका पर सिलेबस कौन सा है, ये आपका सिलेबस है डोमेन का सिलेबस है, ठीक है, कोड है 325 वाला, पर आपके इसी के आधार पर ही आपका पूरा प्रश्न पत्र बना हुआ है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, इसमें आपको क्या दिया है, दो सूची दी गई है और कह रहा है प्रथम सूची द्वितीय सूची सम्मिलित, प्रथम सूची को आपको क्या करना है, दूसरी सूची के साथ में मिलाना है। तो इसमें है अप्रेक्षत, अप्रेक्षत ये पूछ रहा है इसमें कौन सा लकार हुआ है, ठीक है, अप्रेक्षत में कौन सा लकार है, तो यहाँ पर आप देखोगे अप्रेक्षत में आपका लंग लकार है, ठीक है, कौन सा लकार, लंग लकार, और करिष्यति में आपका कौन सा लकार है, लिट लकार है, और आपके अस्मि में कौन सा लकार है, अश्म में आपका है लोट लकार, और कुरियाम में आपका है विधिलिंग लकार। तो ये आपके ऑप्शन किसमें है, ए का दो, ए का दो इसमें है, और वी का एक, ए का दो, बी का ए किसमें है, तो आपके ऑप्शन ए में है, और हमारा राइट आंसर इसमें ए है। तो ये आप ध्यान रखना, ये कहाँ का प्रश्न है, ये धातु रूप का प्रश्न है, किसका, धातु रूप का, तो इसे ध्यान रखना, ये धातु से यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है, गद्यांश के आधार पर ही जो इसमें क्रियाएं वगैरह हैं उसी को यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रति अवदत इत्यत्र संधि कुरुत, यार प्रति अवदत में कौन सी संधि होगी, तो प्रति में आपका ई है और अवदत में आपका आ है, अवदत का, यानी यहाँ पर यड़ संधि हुआ है, कौन सी संधि हुई है, यहाँ पर आपका यड़ संधि हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यड़ संधि किस स्थिति में होती है, कब होती है, तो आप सभी को पता होगा, यड़ संधि तब होती है जब आपका इक के बाद क्या है, इक के बाद कोई स्वर होता है, इक के बाद कोई स्वर होता है, तो आपको इक को क्या हो जाता है, यड़ आदेश हो जाता है, यानी अगर ई है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, तो आपका जो रूप बनेगा प्रत्यय अवदत, प्रत्यय अवदत। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका सी, विकल्प सी, यहाँ पर ये भी गलत होगा, प्रत्यय कैसे प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर आपका, जब ह्रस्वकार है तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न आप चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, इसमें पूछा है सूची दो, यानी यहाँ पर भी दो सूची दिया गया है और इसको आपको आंसर बताना है। यह है शाखा प्लस आश्रय बना शाखाश्रय, इसमें कौन सी संधि हुई है, तो यहाँ पर आपकी हुई है दीर्घ संधि, ठीक है, और नीरसा यानी यहाँ पर विसर्ग संधि हुआ है, और यहाँ पर तथा एव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, महाउदया महोदया में कौन सी संधि है, गुण संधि है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए का दो और बी का एक, ए का दो बी का एक किसमें है, आपके ऑप्शन 4 में है, और हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पूछा है राज पुरुषः इत्यत्र का समासा, राज पुरुषा में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। जो राज पुरुषा है ना, राज्ञः पुरुषः, ठीक है, तो यानी यहाँ पर कौन सा समास हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका तत्पुरुष समास, कौन सा, तत्पुरुष समास हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, चतुर्युगम, चतुर्युगम इत्यस्य समस्त पदस्य विग्रह अस्ति, चतुर्युगम का विग्रह क्या होगा, यानी ये चतुर्युगम समस्त पद, समस्त पद बोलते किसे हैं जानते हो, समास, जिसमें समास कार्य हुआ होता है ना, जिसमें समास हुआ होता है उसी को कहा जाता है समस्त पद। अब इसमें समास हुआ है, अब इसका कह रहा है कि विग्रह बताओ, तो इसका विग्रह क्या होगा चतुर्युगम का, चतुर्णाम युगा नाम समाहरा, चतवार युगा, चतुर्णाम युगा, या फिर चतुर्युगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा समास हुआ है, यहाँ पर आपका हुआ है ये द्विगु समास का उदाहरण है, किस समास का, ये आपके द्विगु समास का उदाहरण है।
आगे चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, प्रक्ष कौन सी धातु है यहाँ पर? प्रक्ष धातो हो तब्यत प्रत्यय सति नपुंसक लिंगी किम रूपम भवति। यहाँ पर प्रक्ष धातु के साथ में जब आप तब्यत प्रत्यय करोगे, ये सारे प्रत्यय आपके मेंशन हैं जो हमने सिलेबस देखा है उसमें, तो तब्यत प्रत्यय सति नपुंसक लिंगी किम रूपम भवति, क्या रूप होगा ये कह रहा है। तो ध्यान रखना, अगर प्रक्ष धातु के साथ तब्यत प्रत्यय करते हैं तो रूप आपका बनता है प्रष्टव्यम। राइट विकल्प इसका सी होगा। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें आपका दिया गया है, यानी प्रथमाम सूची द्वितीय सूची सम्मिलित, प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर है दर्शनीयम, कृतम, गक्षण और यहाँ पर है प्रविश्य। तो यहाँ पर कौन सा कहाँ किस शब्द में किस पद में कौन सा प्रत्यय लगा है वो आपको बताना है। जैसे आपका दर्शनीय है ना, दर्शनीय में आपको पीछे क्या दिखा है? अनीय दिख रहा है, तो इसमें अनीयर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनीयर प्रत्यय। इसमें अनीय शेष बसता है, अनीयर प्रत्यय में आपके अनीय शेष बसता है। और कृतम, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो कृतम इस पद में आपका हुआ है कत प्रत्यय। ठीक है, इसमें आपका क्या शेष बसता है? इसमें आपका शेष जो बसता है इस प्रत्यय में वो ता है और का की संज्ञा हो जाती है। गक्षण में आपका क्या है? सत्र प्रत्यय है, इसमें अत शेष बसता है। गक्षण में क्या शेष बसता है? अत शेष बसता है। और प्रविश्य, प्रविश्य में आपका क्या हुआ है? लेप प्रत्यय है। ठीक है, इसमें यह शेष बसता है जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा यह। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा ए का 3 और बी का 4 है। ए का 3, बी का 4 आपके विकल्प बी में सही है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका, इसमें पूछा है निम्नलिखितेषु कस्य पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। यहाँ पर पूछा है किस विभक्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, किस पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। धिक, नमः, बिना, अलम, सह, इनमें से कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी पूछा है। तो ये जो आपका उपपद विभक्ति वाला वहां पर है ना, उपपद विभक्ति, ये उसी का टॉपिक है। यानी आप कह सकते हो ये कारक का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है ये कारक का टॉपिक है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, तो धिक, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होती है। और ये आपके चतुर्थी विभक्ति की बात हुई है, तो नवः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगा। और आपके अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी बी और डी, बी और डी के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होगी? अगर ये जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके द्वितीय विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। बिना के योग में ये सारी विभक्तियां होती हैं, सह के योग में केवल तृतीय विभक्ति होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, श्री कृष्ण, फिर आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है, सह क्रीडति इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान, खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा? क्या यहाँ पर गोपालिका आएगा, गोपालिकासु आएगा, गोपालिका भी आएगा, या फिर गोपालिकाम आएगा? क्या आएगा? तो सहयोगी तृतीय विभक्ति। अभी हमने देखा था ना कि सह इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो जिस पद में, यहाँ पर जिस शब्द में आपको यहाँ पर तृतीय विभक्ति दिख रही है वही यहाँ पर कर दो। तो आपको दिख रहा है गोपियां, कृष्ण के पास गोपियां ना खेलती हैं, तो क्या होगा? या कृष्ण जो है गोपियों के साथ खेलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गोपालिका भी ना, गोपालिकाओं के साथ में। किसके साथ? गोपालिकाओं के साथ में खेलते हैं, गोपालिका भी, ये रूप बनेगा। हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन में है और तृतीय विभक्ति में। निरपराधम जनम एनम किमर्थम वाग्बाणहि पीडयति इत्यत्र जन्म इति पदस्य विशेषणम पदम अस्ति। यहाँ पर पूछा है कि जन्म इस पद का विशेषण क्या है। तो जन्म इस पद का विशेषण है यहाँ पर निरापराधम। एक चीज ध्यान रखना, जो विशेषण होता है ना, तो वो जिसमें जो विभक्ति इसमें विशेष में रहता है और विशेषण में जो विभक्ति विशेष में होगा, यानी ये विशेष है आपका। ठीक है, तो इसमें जो विभक्ति होगी, जो विभक्ति इसमें होगी, इसका जो विशेषण होगा उसमें भी वही विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। निरपराधम में भी द्वितीय विभक्ति है, जन्म में भी द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निरपराधम। ठीक है, आगे चलिए।
अगला प्रश्न ये रहा, समुद्रम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। समुद्र इस पद का पर्याय क्या है? ठीक है, पर्याय मतलब समझ रहे हो ना कि पर्यायवाची क्या है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या है? क्या पृथ्वीश है? नहीं, पृथ्वी का ईश यानी पृथ्वी का देवता। ये तो देवता वाली बात हो रही है। पयोधि, बिल्कुल ये विकल्प भी होगा। और महीधरा, रात्रिशा यानी रात्रि का जो देवता है चंद्रमा को कहते हैं जल निधि। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जल निधि और पयोधि, यानी बी और ई। राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? बी और ई। ये महीधरा यानी जो यानी इस पृथ्वी को धारण करता है उसको महीधर कहते हैं। फिर यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या है, ये जो प्रश्न है वो आपका छंद से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? छंद से रिलेटेड है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव शर्वम मम देव देव इत्यस्मिन् पदे किम छंदः। इस पद में कौन सा छंद है ये पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान रखना, इस छंद में आपका कौन सा इसमें कौन सा छंद हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये वार्डिक छंद है, पहले हम वर्डों की गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एक चरण में 11 वर्ड। ठीक है, 11 वर्ड प्रत्येक चरण में आपके 11 वर्ड किसमें होते हैं? तो इसमें आपके इसमें से कौन सा ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में आपके क्या है? 11 वर्ड है। वंशस्थ में प्रत्येक चरण में आपके 12 वर्ड होते हैं, ये आप ध्यान रखना। इंद्र वज्रा के 11 वर्ड होते हैं। शिखरणी में प्रत्येक चरण में 17 होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी 11 होंगे। तो अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर इंद्र वज्रा है और उपेंद्र वज्रा है? तो यहाँ पर जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, छंद को, तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर आपका इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद आया है और आपसे पूछा जाए कि इसमें इंद्र वज्रा है या किसमें इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, यदि पहला वर्ड दीर्घ है, क्या है? दीर्घ है, तो कौन सा छंद होगा? तब आपका इंद्र वज्रा छंद होगा। इंद्र वज्रा छंद होगा। अगर वही पहला वर्ड क्या हो? हर्षव हो। दीर्घ और हर्षव पता है ना कि दीर्घ किसे कहते हैं, यानी बड़ा आ को दीर्घ कहते हैं और हर्षव यानी छोटा आ को कहते हैं। दीर्घ यानी हर्षव वर्ड हो तो उपेंद्र वज्रा होगा। उपेंद्र वज्रा छंद होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना। इसमें आपको पहला वर्ड क्या दिखाई पड़ा? बिल्कुल पहला वर्ड जो है वह क्या है? हर्षव है। क्या है? हर्षव है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा छंद हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा क्या होगा? उपेंद्र वज्रा। अगला प्रश्न ये रहा, शिखरणी, जो शिखरणी छंद है, लक्षण, यहाँ पर लक्षण से संबंधित प्रश्न आ गया ना। शिखरणी छंदसा लक्षणम एतत् क्रमेण व्यवस्थापयत। शिखरणी छंद का लक्षण आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। एक ही प्रश्न है, दो तरह से प्रश्न पूछा है। यहाँ पर आप देखोगे ये कह रहा है, इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपका ये छंद से रिलेटेड प्रश्न आ गया ना, कह रहा है लक्षण के सहित आपको क्या करना है, उसको ध्यान रखना है छंद को। और जो एक सिलेबस और दे रखा है इसमें ये कहा है ना, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी जो पार्ट है उसको रीअरेंज करना है सही से। तो यानी ये टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर ये टाइप मिल गया, यानी रीअरेंज करने वाला। तो इस तरह से चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो वो सारे प्रश्न दिखे, तो इसका हमें लक्षण ध्यान रखना है। तो इसका लक्षण क्या है शिखरणी छंद का? और एक चरण में कितने वर्ड होते हैं? शिखरणी के प्रत्येक चरण में वर्डों की संख्या कितनी है? 17 वर्ड हैं। ठीक है, कितने? 17 वर्ड होते हैं। और इसका जब आप देखोगे ना, रसई रुद्रई छिन्ना, तो यहां पर आएगा आपका, पहले आएगा बी। ठीक है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी, यानी पहले आपका आएगा बी आएगा, वी के बाद
ई आएगा। बी और ई किस में है? ऑप्शन आपके ए में है और आपका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें है निम्नलिखितेषु को शब्दालंकार अवस्था, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शब्दालंकार है ये पूछा है। तो देखो मैं पहले ही कहा था कि अलंकार मीन्स अगर आपको ये पता है कि शब्दालंकार कौन से अर्थालंकार कौन से, तो अभी तक के जो आपके प्रश्न बने आप उसे कर पाओगे। शब्दालंकारों को पूछा है। अनुप्रास बिल्कुल ये शब्दालंकार है, उपमा नहीं, ये तो अर्थालंकार है। उपमा, उपमा कैसा अलंकार है? अर्थालंकार है उपमा, ठीक। और रूपक, रूपक भी आपका अर्थालंकार ही है, ये भी ध्यान रखना। यमक ये आपका कैसा है? ये आपका शब्दालंकार है, ठीक है। ये आपका शब्दालंकार है, कौन सा? यमक वाला। यानी ए और हमारा डी ये क्या है? ये दोनों शब्दालंकार हैं, ए और डी। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, श्रीमद् भगवद गीतायाः प्रथम अध्याय नाम अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, ये पहले अध्याय का नाम है श्रीमद् भगवद गीता के। और दूसरे अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। क्या नाम है? सांख्य योग। अगली बार क्या पता दूसरे अध्याय का नाम पूछ ले, तीसरे अध्याय का नाम पूछ ले। ये पहले, ये दूसरा और ये रहा आपका तीसरा। तीसरे अध्याय का क्या नाम है? तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। चौथे का नाम है, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म योग, ठीक। और पांचवें अध्याय का क्या नाम है? कर्म संन्यास योग। तो क्रम से पहले ये 5 तो आप ध्यान ही रखेंगे, ठीक है। और पूछा जाए श्रीमद् भगवद गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और एक प्रश्न और बनता है, यह महाभारत का भीष्म पर्व से मिलता है, यानी महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। पूछा जाए महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता मिलती है। इसके लेखक कौन है? व्यास जी। लेखक कौन है? व्यास जी। ये इतनी बातें आप ध्यान रखना सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए होगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। देख लो यहाँ से प्रश्न ही आ गया। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। लेखक कौन है? लेखक है व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। आगे चलिए, अगला प्रश्न ये हितम कायम, यहाँ पर है हितम कायमानः सह रिक्त स्थान है, फिर समीपम गत्वा प्रार्थनाम कृतवान इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पर ये जो आपका रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। तो इसके रिक्त स्थान के क्या आएगा? तो तस्य आएगा। हितम कामयमानः सह तस्य समीपम गत्वा प्रथमाम कृतवान। ये भी आप तब कर पाओगे जब आप कारक अच्छे से समझ पाओगे। तो ये समझ लो कारक का ही टॉपिक है। यहाँ पर आपका आएगा तस्य, ठीक है। कारक समझने के लिए आपको शब्द रूप धातु रूप समझना चाहिए। शब्द रूप और धातु रूप पहले आप कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आपको ये कारक जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। फिर भवत शब्द, जैसे कि आपके टॉपिक में जो आपका यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस जो आपका दे रखा है, इसमें आप देखोगे शब्द रूप में आपका मेंशन है कौन कौन से शब्द रूप आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है ना भवत शब्द रूप हलंत में, तो ये पूछा है कि नहीं। तो यहाँ पर जितने शब्द रूप हैं, अगर आपको ये समझना है कि ये ध्यान रखना है कि जो 23 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं वो आप सत्य यानी सब हर एक क्वेश्चन आप एकदम सही सटीक उसका आंसर लगा के आओ। तो जो सिलेबस यहाँ पर बताया गया उसे आप अच्छे से कर लो। तो इसमें पूछा है भवत का मतलब होता है आप, ठीक है। भवत का मतलब क्या होता है? आप होता है। तो भवत शब्दस्य पुल्लिंगे एक वचनस्य इमानि रूपाणि क्रमेण व्यवस्थाप्यते। एक वचन में आपको रूप व्यवस्थित करना है, वो कह रहा है। तो भवत का एक वचन में बनता है भवान, प्रथमा यानी प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? भवान बनेगा। उसके बाद द्वितीया में क्या बनता है? भवंतम बनता है, ठीक है, ये द्वितीया में बनेगा। तृतीया में क्या बनेगा? भवतः बनेगा,
क्या बनेगा, ये तृतीया में बनेगा। भवते ये चतुर्थी में बनेगा, और भवतः ये आपके पंचमी में बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी से शुरू होगा, बी और ई से प्रारंभ होगा, बी, ई और ए, उसके बाद डी और सी, ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पर सी आएगा। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर है 21। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, ये 22 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अहम अत्रैव वासम कर्तुम, फिर रिक्त स्थान इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्यत, ये जो रिक्त स्थान, ये खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा ये कह रहा है। तो यहाँ पर क्रिया करनी है। तो ये जो अहम क्रिया है ना, अहम आता है मैं के लिए, क्या आता है, मैं के लिए आता है, ठीक है, मैं के लिए अहम आता है। इसके लिए जो हमारी क्रिया लगेगी वो लगेगी उत्तम पुरुष की क्रिया। मैं के लिए हम उत्तम पुरुष की क्रिया लगाते हैं, उत्तम पुरुष, जो कि आप धातु रूप पढ़े होंगे। तो जो जितनी भी धातुएं होती हैं उनको क्रिया कहा जाता है, और जो धातु होती है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है, और एक वचन, दो वचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ये जो है अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा उत्तम पुरुष की लगेगी। उत्तम पुरुष में कौन सा रूप है, इच्छामि है, बिल्कुल, अहम अत्रैव वासम कर्तुम इच्छामि। तो यहाँ पर क्रिया क्या लगेगा, क्रिया को हमें अच्छे से समझना है। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए हैं। आगे चलिए, यहाँ पर पूछा है 23, क्वेश्चन नंबर 23, और ये लास्ट प्रश्न है आपके इस क्वेश्चन पेपर का। तो नी धातु हो, यानी नी धातु का लोट लकारस्य रूपाणी इमानी पुरुष वचनानुसारम क्रमेण व्यवस्थापित, पुरुष और वचन के अनुसार यहाँ पर क्रम व्यवस्थित करना है नी धातु का। तो धातु रूप भी आपको दिख गया, और कौन सी धातु, नी धातु, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है इसका क्रम व्यवस्थित करो। तो नी का जो एक वचन में बनेगा, लोट लकार हो जाए, लोट लकार में उ आता है लास्ट में, तो नयतु, नयतु यानी बी से प्रारंभ होगा, नयतु, उसके बाद आएगा आपका नयताम आएगा, नयतु, नयताम यानी बी और ई, बी के बाद ई आएगा, उसके बाद डी आएगा, नयंतु, ये आपका बहुवचन में बनता है, फिर नय, नयतम, यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा क्या, राइट आंसर होगा डी। तो ये आपका क्या है, ये आपका था PYQ, और ये थे उन सभी के आंसर। इस तरह के आपके प्रीवियस ईयर के हैं ये क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ये आप कोड देख सकते हो, ये सारी चीजें डिटेल देख सकते हो। इसलिए जो हमारा सिलेबस, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि सिलेबस सर हमें पढ़ना क्या है, तो बिल्कुल जो डोमेन में आपका सिलेबस दिया गया है, बस आंख बंद करके उन सभी सिलेबस को अच्छे से कवर कर लो, और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक टॉपिक से प्रश्न आया है, कोई भी ऐसा टॉपिक आप नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रश्न ना आया हो। प्रत्यय से भी प्रश्न आए हैं, समास से भी प्रश्न आया है, संधि से भी प्रश्न आए हैं, धातु रूप से भी प्रश्न आए हैं, शब्द रूप से प्रश्न आए हैं, और गद्यांश आधारित जो प्रश्न थे वो तो थे ही। तो ये आपका सिलेबस है दोनों, ठीक है, इसे ध्यान रखना। ये टाइप है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा है। ये कह रहा है यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो मुझे लगता है चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं। अगर आप इन सभी संस्कृत को अच्छे से करना चाहते हो तो आप, ये कोर्स है यानी 120 घंटे का पूरा पावर प्रोग्राम है, इसको आप विजिट कर सकते हो ऐप पर, या फिर नंबर, आप ये नंबर तो दिया गया है, आप जो भी आपको डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानना है वो आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। महादेव, नमो नमः। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।